खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नूर और मिनाल ने एफए के बाद आगे एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। पेपर्स खत्म होने के बाद से दोनों में बस फोन पर ही राब्ता रहा था। लेकिन फिर नूर के बाबा के इंतकाल का जब मिनाल को पता चला, वो उसके घर अफसोस करने के लिए गई थी। नूर को तो सब पता था कैफ और अनाया के हवाले से, लेकिन मिनाल बेखबर थी। आज उनका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। दोनों पूरी यूनिवर्सिटी घूमकर अब कैफेटेरिया में बैठी सैंडविच खाने में मगन थी। नूर एकदम खाते खाते मिनाल को पुरसोच निगाहों से देखने लगी। तुम्हारे भाई कैसे हैं? उसने जरा हिचकिचा कर पूछा था। भाई बिल्कुल ठीक, मिनाल ने जवाब दिया। नूर ने सर को हिलाया। क्यों, क्या हुआ? मिनाल ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए पूछा। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, पर मैं बात भी करना चाह रही हूँ तुमसे, बल्कि बहुत कुछ पूछना भी चाहती हूँ। लेकिन नूर एक ही सांस में बोलती चली गई। क्या कह रही हो? मिनाल के तो ऊपर से गुजर गई उसकी बातें। ठीक है मिनाल, तो सुनो, तुम्हारे कैफ भाई मेरी अनाया आपी से निकाह कर चुके हैं। उसके चेहरे को देखते हुए बोली। व्हाट? मिनाल चीखी थी। फिर नूर उसे सारी बात बताने लगी। अनाया घर के सेहन में गुमसुम बैठी थी। गैर मरई नुक्ता को देखते हुए वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। सेहन में ही थोड़े फासले पर मौजूद रखी चारपाई पर नादिया बैठी मटर निकाल रही थी। उनकी नजरें सामने खिड़की के पास टेक लगाए बैठी अनाया पर मरकूज थी। जब से उसे अपने मामू के इंतकाल का इल्म हुआ था, तब से वो बौखलाई बौखलाई फिरती थी। घंटों एक ही जगह बैठी वो सोचों में गर्क रहती थी। उसकी हालत देखकर नादिया को अफसोस होता था। वो कुछ सोचते हुए चारपाई से उठी और चलते हुए अनाया के सामने नीचे फर्श पर बैठ गई। अनाया इतनी खोई हुई थी कि उसे उनके आने का इल्म तक न हुआ। नादिया ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आती उनकी तरफ मतवज्जे हुई। अनाया बेटा, कब तक यूं ही रहोगी? उन्होंने पूछा। मैं खुद नहीं जानती आंटी, मैं एक गिल्ट में मुब्तला हूं। नहीं जानती कब तक खुद को संभाल पाऊंगी। और आप जानती हैं मुझे कितना खौफ आता है ये सोचकर मुझे भी आपकी तरह तन्हा जिंदगी गुजारनी पड़ गई तो मैं क्या करूंगी। आप तो बहुत बाहिम्मत हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। वो इतने दिनों से दिल में पलते वसवसे और अंदेशों से उन्हें आगाह कर रही थी। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें मेरी तरह जिंदगी गुजारनी पड़े। तुम किसी के निकाह में हो और मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगर वो कभी लौट के आए तो उसे मौका जरूर देना। हो सकता है जैसा तुमने देखा सुना हो वो सच ना हो। नादिया को अनाया की बताई हुई सारी बात पर कहीं ना कहीं लगता था कि उसे जरूर गलतफहमी हुई है और उसे कैफ की बात सुननी चाहिए थी। जिस बात में आकर उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। नहीं, हरगिज नहीं। वो एकदम गुस्से में आई थी। वो सब सच हो या ना हो, उसने मुझे धोखा दिया हो या ना दिया हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से कि मेरे मामू आज इस दुनिया में नहीं रहे और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ कैफ को समझती हूँ और मैं उसके लिए कभी उसे माफ नहीं करूंगी। उसने दो टोक कहा था। नादिया आगे से कुछ नहीं कह पाई थी। जानती थी उसे अभी समझाना इतना आसान नहीं। और बिलाखिर शादी का दिन भी आ गया था। ये एक वसी खूबसूरत मार्की था जहां इस वक्त मेहंदी का फंक्शन जारी था। स्टेज पर रखे झूले को रंगीन फूलों से सजाया हुआ था, जिस पर इस वक्त उमर और जैनब बुराजमान थे। जैनब ने नारंगी रंग का कामदार लहंगा जेब तन किया हुआ था, जिसकी चोली सफेद रंग की थी। फूलों का जेवर पहने वो बहुत प्यारी नजर आ रही थी, जबकि उमर ने सफेद रंग का कुर्ता पाजामा पहना था, जिस पर पीले रंग की वेस्टकोट पहने वो वजीह नजर आ रहा था। जैनब जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, जबकि अंदर से दिल खफा खफा सा था। अपने साथ बैठे इंसान, जो कि उसका शौहर था, से सख्त नाला थी। दूसरी तरफ उमर भी मसनूई मुस्कान लबों पर सजाए हुए था। उसे जैनब पर बेहद गुस्सा था। जब से उनका निकाह हुआ था वो उमर से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। मेरी प्यारी दोस्त का कुछ अता पता नहीं है और मैं यहाँ अपनी मेहंदी पर दुल्हन बनी बैठी हूँ।
जैनब की कज़न उसे मेहंदी लगाती जैसे ही स्टेज से उतरी, उसने हल्के से बिड़बिड़ाकर कहा। पास बैठा उमर सुन चुका था और वह यकीनन उसे सुनाने के लिए ही बोली थी। मेरा भी भाई इस वक्त तकलीफ में है और मैं यहाँ दूल्हा बना बैठा हूँ। उमर ने भी दो बदूद जवाब दिया। हाँ, सारा किया धरा उसी का तो है, अब भुगते। जैनब ने सामने देखते हुए गुस्से में कहा था। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। पता नहीं कहाँ होगी और कैसे होगी वो, और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और वो मेरे साथ नहीं है। जैनब की आवाज में अब दुख साफ झलक रहा था। जैनब, सारी गलती सिर्फ कैफ की नहीं है। अगर तुम्हारी दोस्त को जरा भी एहसास होता तो वो ये ना करती। ठीक है, उसे जाना था चली जाती, लेकिन ये क्या तरीका था कि अपना फोन नहीं लेकर गई और यूं सबसे राबता खत्म कर लिया। और तुम तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एटलीस्ट वो तुम्हारे साथ राब्ते में रहती, लेकिन नहीं, उसे तो बस कैफ से दूर जाना था और उसे उस गलती की सजा देनी थी जो उसने की ही नहीं। उमर, जो इतने अरसे से चुप बैठा था, आज बोल उठा। जैनब ने गर्दन मोड़कर उमर को देखा था। तुम सिर्फ कैफ को ही कसूरवार समझती हो, जबकि देखा जाए यहाँ और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, जैसे कि नताशा। अगर वो सब ना करती तो ये ना होता, और अगर अनाया का कज़न अपने घर वालों से कुछ ना कहता तो वो यूं बेघर ना होती। मैं ये नहीं कह रहा कि कैफ की कोई गलती नहीं है, वो भी गलत है, लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे कसूरवार समझोगी तो तुम गलत कर रही हो। इस पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो यहाँ हर एक ने गलती की है। किसी एक ने दिमाग से नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। बस सब जज्बात में बहकर वही करते गए जो वो करना चाहते थे। वो बिना रुके एक ही सांस में बोल गया। जैनब को एहसास हुआ कि वो सही कह रहा है। उसने कुछ कहने के लिए लब वाह किए ही थे कि मिनाल को स्टेज पर आते देखकर वो चुप हो गई। मिनाल उमर के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करने लगी और फिर दोनों के साथ सेल्फी लेकर नीचे उतर गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लॉस अनाया का ही हुआ है। मिनाल के जाते ही वो धीमे लहजे में गोया हुई। मैं मानता हूं इस बात को, वो अपने घर से और अपनों से जुदा हो गई और अपने मामू को भी खो दिया, लेकिन अनाया, ये सब ऐसा ही होना लिखा था सो हो गया, वो कहकर चुप हो गया। लेकिन मुझे इस बात ने बहुत हर्ट किया कि तुमने शादी से इनकार किया, और ये ही नहीं, मुझसे बात तक नहीं की इतने अरसे। और क्या तुम हमेशा अनाया और कैफ को लेकर मुझसे झगड़ती रहोगी? इस सब में मेरा क्या है? हाँ, हमारे रिश्ते का क्या? वो उसकी तरफ रुख किए सवाल कर रहा था। जैनब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपने लब भींच गई। उमर जवाब तलब नजरों से उसे देखता रहा, लेकिन जैनब के पास अपनी गलती की कोई वजाहत न थी। उमर वहां से उठकर स्टेज से उतर गया और जैनब की बेबस नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। सब नसीहतें बजा मगर बेखबर जो हमने हारा है, 4 दिन की चांदनी पर हम समझे चांद ही हमारा है। कब हटा मैं राहे मजनू से, जान कर भी खसारा है। कैफ नीले रंग की शेरवानी जेब तन किए हुए था। वो निकरा निकरा सा हमेशा की तरह सबके दिल धड़का गया था। उसके क्लीन शेव चेहरे पर एक दुख का तासुर था। वो स्टेज पर बैठे उमर और जैनब को देख रहा था। आज उनकी बारात थी। जैनब ने महरून रंग का बेहद शानदार लहंगा पहना हुआ था और उमर काले रंग की शेरवानी में मलबूस था। दोनों साथ बैठे मुस्कुराते बहुत अच्छे नजर आ रहे थे। कैफ की नज़र इन दोनों पर जमी थी और अपने ख्यालों की दुनिया में वो खुद को और अनाया को इस जगह फर्ज करने लगा। अगर आज वो यहाँ होती तो वो दोनों भी एक हो जाते। उसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकने लगी। उमर की नज़र कैफ पर पड़ी तो वो जैनब से एक्सक्यूज करता वहां से उठता कैफ की तरफ आ गया। कहाँ गुम है? उमर ने उसके पास आते पूछा। कैफ ने खुद को संभाला और अपनी आंखें झपकता अपने आंसुओं को बहने से रोका था। उमर से ये मंजर मख्फी न रहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कैफ सामने ही देखता बोला। उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया था, जैसे तसल्ली दी हो। वो जानता था कैफ किस कुर्ब से गुजर रहा है। कैफ, ये इतना आसान नहीं है, क्यों खुद को अजियत दे रहा है? भूल जा सब। कैफ उसकी बात पर तंजिया मुस्कुराया था। एक समुंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। उसने उमर की तरफ देखते हुए शेर कहा था। उमर बस उसे देखता रहा था। 5 साल बाद
वक्त का काम है चलते रहना, ना वक्त किसी के लिए रुका ना रुकेगा, ना अनचाहा रुकता है ना मन चाहा रुकता है। ये यूं ही बहती नदी के पानी की तरह रवां दवां रहता है और साथ साथ हमारी जिंदगियों को भी बहा के ले जाता है। अल्लाह ताला ने वक्त की फितरत में ये खासियत रख दी है कि वो गुजरता रहता है, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इन 5 सालों में इन सब की जिंदगी बदल चुकी थी और सब आगे बढ़ चुके थे। उमर और जैनब की शादी के 7 दिन बाद उमर अपनी फैमिली के हमरा इंग्लैंड चला गया था और इस सफ़र में जैनब भी उसके साथ थी। वहाँ वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। जैनब ने भी शुरू के 2 साल जॉब की, लेकिन फिर उसने अपनी सास का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जिनका एक बुटीक था, लेकिन जिससे उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। उसकी सास ने उसे कोई भी काम करने से रोक दिया था और अब वो ज़्यादातर घर में ही रहती थी। ये उमर और जैनब का मुश्तरका फैसला था कि पहले उमर सेटल हो जाए, फिर वो दोनों फैमिली प्लानिंग करेंगे और अब वो वक्त आन पहुंचा था। हैदर ने मुस्तकिल अपनी पोस्टिंग इस्लामाबाद में करवा ली थी, क्योंकि अपने बाबा के बाद वो अपनी माँ और बहन को तन्हा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो यहीं होता था और अपनी ड्यूटी के साथ वो अपने बाबा का शोरूम का काम भी संभाल रहा था। नूर और मिनाल ने ग्रेजुएशन एक साथ किया था और उसके बाद अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से वो आगे बढ़ रही थीं। नूर फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स कर रही थी, जो कि आखिरी साल में था, जबकि मिनाल ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था और अब वो अपने पैकिंग के शौक की खातिर उसके मुख्तलिफ कोर्सेज कर रही थी। ये मंजर एक ऊंची बिल्डिंग का था, जहां वो अपने ऑफिस की बड़ी सी बंद खिड़की के सामने खड़ा बाहर बरसती बारिश को देख रहा था, जो वक्फे वक्फे से बरसकर मौसम सर्द कर गई थी। उसके अंदर के मौसम के बरक्स बाहर का मौसम सर्द था। उंगलियों में थामे सिगरेट को होंठों में दबाकर उसने गहरा कश लिया था। दूसरे हाथ में पकड़े अपने आईफोन पर एक बार फिर उसकी तस्वीर को देखा था। ये चेहरा अपनी तमाम तर खूबसूरती और दिलकशी समेत उसके दिल में बसा था, जिसे 5 सालों से वो अब सिर्फ तस्वीरों में ही देखता आ रहा था। उसकी सेक्रेटरी डोर नॉक करती अंदर दाखिल हुई थी। बॉस, आज शाम की मीटिंग आपके कहने मुताबिक कैंसिल कर दी है और जिस कंपनी को आप खरीदना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल्स के मुतालिक ये फाइल तैयार कर दी है। आप एक बार इसे देख लें। उसने अपने हाथ में थामी अपनी नोट पैड के नीचे से फाइल निकालकर उसके टेबल पर रखी। कैफ, जो कब से वैसे ही खड़ा था, अब की बार पलटा और अपनी कुर्सी पर आ बैठा। फोन को टेबल पर रखा और सिगरेट को एशट्रे में मसलता उसने सामने पड़ी फाइल उठा ली और सिरसिरी सा देखने लगा। गुड, कल दोपहर की मीटिंग रख लो। उसने फाइल बंद करते हुए वापस टेबल पर रख दी तो उसकी सेक्रेटरी ने जल्दी से नोट पैड पर नोट किया और बाहर निकल गई। अब उसे इस कंपनी में कॉल करके कल की